हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंपोर्टेंट क्लास ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस, दैट इज ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज इज आल्सो नोन एज टेलियोस्टोमी। टेलियोस्टोमी रेयर बर्ड है, बहुत कम यूज किया जाता है। इसके लिए इस क्लास के लिए जो मोस्ट कॉमन बर्ड है वो है हमारा ऑस्टिकथीज। तो आज के लेक्चर में हम ऑस्टिकथीज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जरा बर्ड को जरा देखिए। यहां पर ऑस्टियो मतलब होता है बोन, और उसके बाद किथीस का मतलब होता है, सॉरी इक्थीस का मतलब होता है फिशेस। मतलब कि किस तरह की फिश हो गई, बोनी फिश हो गई। तो इस क्लास का जो कॉमन नेम है इस क्लास का बोनी फिश। What is the common name of this class? The common name इस क्लास का है bony fish, bony fishes. It become clear? अब इनका फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है? ये जो फिश होती है, इन फिश का फंडामेंटल कैरेक्टर ये होता है कि इनके बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है, दिस एंडोस्केलेटन मेड बाय द बोन्स। किसका बना होता है ये एंडोस्केलेटन? बोन्स का बना होता है। तो वी ऑब्जर्व दैट यहां पर जो एंडोस्केलेटन इन फिश का वो किससे मिलकर बना है? बोन से मिलकर बना होता है। तो एंडोस्केलेटन इस फिश का किससे बना है? बोन से बना है। तो ये कैरेक्टर क्लियर हो गया कि एंडोस्केलेटन ऑफ फिश मेड बाय बोन्स। अब और भी कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जो कैरेक्टर डिस्कस किए वो तो क्लियर हो गए, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, अब इनकी बॉडी देखिए फिश की। इनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन क्यों होती है हमने बताया आपको, ताकि जो वाटर का फ्रिक्शन है इसकी बॉडी के ऊपर कम वर्क करे। इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। और यहां पर माउथ आपको कैसा देखने को मिलेगा? टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो यहां पर बॉडी कैसी है फिश की? स्पिंडल शेप और स्ट्रीमलाइन। बॉडी, इनका जो माउथ है आप देखेंगे, इनका माउथ कहां पर है? टर्मिनल माउथ होता है इनका। तो इनका जो माउथ होता है वो कैसा है? टर्मिनल माउथ। आपको इनका माउथ टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो हम इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी बोनी फिश है। बोनी फिश क्यों बोला इसको? बोनी फिश हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? बोन से मिलकर बना हुआ है। अब जरा दूसरे और कैरेक्टर से देखते हैं इसके। इसका जो बॉडी है वो कैसा है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो वाटर का फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर कम वर्क करेगा। अब उसके बाद इसके माउथ को देखिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो माउथ है वो बिल्कुल टर्मिनल है। बिल्कुल आप देखिए टर्मिनल पोजीशन में आपको इसका माउथ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहां पर टर्मिनल माउथ देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके गिल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स,
गिल्स के ऊपर कई बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गया है, तो आपको गिल्स में इतना याद रखना है कि इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर गिल्स कितने होंगे? 4 पेयर्स। 4 पेयर आपको गिल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर गिल के ऊपर एक कवरिंग, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? ओपरकुलम के नाम से जानते हैं, वो कवरिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? गिल्स, कवरिंग और ओपरकुलम प्रेजेंट। तो इनमें गिल कवरिंग या फिर जो ओपरकुलम होता है वो इन फिश के अंदर प्रेजेंट होता है। जरा देखिए, अब रेस्पिरेशन करेंगे तो किसके थ्रू होता है? भाई एक्वेटिक एनिमल है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा? गिल्स होगा। तो ये कंटिन्यूस क्या करेंगे? वाटर को ड्रिंक करेंगे, वाटर इनकी माउथ से इंटर होगा और गिल के थ्रू बाहर निकलेगा। आपने देखा होगा कई बार फ्रेश वाटर फिश को, उनके ऊपर ओपरकुलम होता है, वो बार बार इस तरह से होता रहता है, यहाँ पे इस तरह से बार बार होता रहता है। ये क्या है? गिल के ऊपर का कवरिंग है। इसे हमने क्या बोला? ओपरकुलम के नाम से जाना। तो इसमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। गिल्स का नंबर कितना है? 4 पेयर गिल्स है। और गिल के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है, जिस कवरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? ओपरकुलम के नाम से जानते हैं। तो ये तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बॉडी कैसे, इसकी स्किन कैसी है। तो देखिए, हमने फिश के बेसिक कैरेक्टर में डिस्कस किया था, पाइसेस के बेसिक कैरेक्टर में डिस्कस किया था कि फिश की स्किन बेसिकली ड्राई होती है और इनकी स्किन के ऊपर डर्मल हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए कि इनकी बॉडी के ऊपर, एंटायर बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है। अब गिल्स में भी जो है हमारी जो बोनी फिश होती है, बोनी फिश में मेनली 3 तरह के जो है गिल्स, 3 तरह के जो है स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, इनकी बॉडी स्किन ड्राई, स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट? डर्मल स्केल्स प्रेजेंट। डर्मल स्केल का प्रेजेंट होना ये हमारे पाइसेस का बेसिक कैरेक्टर है। सभी पाइसेस में आपको डर्मल स्केल देखने को मिलेंगे। ठीक है। हमने कार्टिलेजिनस फिश में क्या देखा था? उनमें प्लेकोइड स्केल थे। कौन से स्केल थे उनके अंदर? प्लेकोइड स्केल थे। और ये वाली जो फिश है ना, इनमें प्लेकोइड स्केल देखने को नहीं मिलते। याद रखिएगा, प्लेकोइड स्केल केवल कार्टिलेजिनस फिश में देखने को मिलते हैं। यहां पर हमें प्लेकोइड स्केल देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर आपको साइक्लोइड देखने को मिल सकते हैं स्केल, या टीनोइड देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको ग्लेनोइड स्केल देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर क्या देखेंगे आप यहां पे देखेंगे कि डर्मल स्केल्स ऑन स्किन। और स्केल कौन से देखने को मिलेंगे इन फिश में? या तो आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमन जो है साइक्लोइड स्केल, या फिर आपको टीनोइड स्केल, या फिर आपको यहां देखने को मिलेंगे ग्लेनोइड स्केल। तो ये जो हमारी बोनी फिश होती हैं, बोनी फिश में जो स्केल 3 तरह के देखने को मिल सकते हैं। आइदर आपको कौन से मिलेंगे यहां पर? साइक्लोइड स्केल, या फिर आपको कौन से देखने को मिलेंगे? टीनोइड स्केल, या फिर आपको कौन से देखने को मिलेंगे? ग्लेनोइड स्केल देखने को मिलेंगे। तो 3 तरह के स्केल आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जबकि हमने कार्टिलेजिनस फिश में क्या देखा था कि वहां पर केवल मोस्टली प्लेकोइड स्केल आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि माउथ टर्मिनल और बॉडी के पीछे वाले भाग में, मतलब कि हम क्या देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एनल फिन है, एनल फिन बॉडी किस साइड में है?
देखो स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन डॉर्सल, ये वाला पोर्शन वेंट्रल, ये वाला एंटीरियर और ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर होता है। तो ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये डॉर्सल और ये वाला पोर्शन वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड में एनल फिन के पास में आपको इन फिश के अंदर एनस दिखाई देगा। तो अपोजिट टू कॉन्डिकथीस, कॉन्डिकथीस में आपको क्या देखने को मिल रहा था, क्लोइका देखने को मिल रहा था, और यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर एनस प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, एनस प्रेजेंट होता है। इट बिकम क्लियर, तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो स्केल्स हमने देख लिए, हमने इसका स्किन कैसा होता है वो देख लिया। अब इसके हम जरा फिन को देख लें स्टूडेंट्स, फिन को जरा देखिए। ये वन पेयर ऑफ पेक्टोरल फिन है और ये वन पेयर ऑफ पेल्विक फिन है, और बॉडी के डॉर्सल रीजन में इनके अलावा जो भी फिन प्रेजेंट होंगे बॉडी के डॉर्सल रीजन में, उन्हें हम कौन से फिन बोलेंगे, डॉर्सल फिन के नाम से जानेंगे। तो ये हमारे कौन से हो गए, डॉर्सल फिन हो गए। और ये वाला जो फिन जो वेंट्रल साइड में है और एनस के पास में है, इसे हम बेसिकली एनल फिन के नाम से जानते हैं। और ये है इसका टेल। अब इसके टेल में जरा देखिए, इसका टेल सिमिट्रिकल है। तो इसका टेल कैसा है, सिमिट्रिकल टेल है, मतलब आप देखेंगे कि इसके दोनों ही जो है पोर्शन इक्वल साइज के हैं, दोनों पोर्शन इसके किस साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं। तो इस तरह का जो टेल होता है, इस टेल को हम जो है होमो सर्कल टेल के नाम से जानते हैं। तो ये जो टेल इसका किस तरह का होगा, तो इसका जो टेल है इसे हम बोलेंगे होमो सर्कल टेल। तो दिस टाइप ऑफ टेल इज नोन एज होमो सर्कल टेल। तो इन फिश में किस तरह का टेल प्रेजेंट होता है, इन फिश में हमें होमो सर्कल टेल देखने को मिलता है। वहीं हमने बोनी फिश के अलावा जो कार्टिलेजिनस फिश में क्या देखा था, वहां पर हमें जो टेल देखने को मिला था ना, वो हेट्रो सर्कल टेल था। और यहां पर जो टेल देखने को मिल रहा है वो कौन सा टेल है, वो हमारा होमो सर्कल टेल है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ में आया ना। अब उसके बाद इन फिश में हमें जो है गिल के पास में हमें जो है एयर सैक, ये होलो बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमें इसके गिल के पास में देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, जो होलो बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो गिल के पास में प्रेजेंट है, इन्हें हम एयर ब्लडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, एयर ब्लडर। तो इन फिश के अंदर एयर ब्लडर प्रेजेंट होते हैं। अब एयर ब्लडर प्रेजेंट होने से क्या फायदा है, एयर ब्लडर प्रेजेंट होने से फायदा यह है स्टूडेंट्स कि इन फिश को कंटिन्यूअस स्विमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब पानी की सरफेस पे ये एक जगह पे ऐसी रुकी हुई रह सकती है बिना तैरे, ऐसी एक जगह पे खड़ी रह सकती वो। जबकि हम शार्क फिश को क्या देखेंगे, शार्क फिश में ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो बेचारी वो ऐसे रुक ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि उसमें एयर ब्लडर नहीं है। तो यदि उसने तैरना बंद कर दिया तो श्रिंक हो जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। और बेसिकली शार्क फिश कैसी है, पानी की सरफेस पर रहने वाली फिश है, तो बेचारी उनको कंटिन्यूस हमको स्विमिंग करना ही पड़ता है उनको। ठीक है, अब इनमें ऐसा नहीं है, इनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट है और जो कि इसकी अंदर की बायोन्सी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बायोन्सी की वजह से लाइट वेटेड होकर ये पानी की सरफेस पर तैर सकती है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि इनमें एयर ब्लडर प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद हम इसके हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट में तो कोई स्पेशल चेंज है ही नहीं, जैसा हार्ट कॉन्टिकसीज का था वैसा का वैसा हार्ट आपको इनका भी देखने को मिलेगा। मतलब कि इसका हार्ट कैसा होता है, 2 चेम्बर हार्ट होता है और उसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। हार्ट कैसा होगा इसका, 2 चेम्बर और उसमें हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह का इसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिंगल सर्कुलेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिश का हार्ट 2 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो फिश का हार्ट कैसा होगा, 2 चेम्बर हार्ट होगा।
एक इसमें ऑरिकल होगा, दूसरा क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। इसका हार्ट हमेशा वेन से ब्लड रिसीव करेगा, इसलिए इसके हार्ट और फिश का जो हार्ट होता है इसे हम वेनस हार्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आर्टरियम के पहले एक एडिशनल चेंबर होगा और वेंट्रिकल के पहले भी एक एडिशनल चेंबर होगा। सभी फिश के हार्ट में ये देखने को मिलता है। तो वेन से जो भी ब्लड आया वो पहले एडिशनल चेंबर में आएगा। ये जो एडिशनल चेंबर होता है जो किसके पहले है, हमारे जो आर्टरियम के पहले है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे, देखिए, साइनस वेनोसस के नाम से जानते हैं। और जो वेंट्रिकल के बाद है इसे हम बोलते हैं कॉनस आर्टरियोसस, जिससे ब्लड बाहर जाएगा। तो ये जो दो एडिशनल चेंबर है, कौन कौन से, साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टरियोसस। बाकी के देखें आप, हार्ट कैसा है फिश का, 2 चेंबर्ड हार्ट है। वो कैरेक्टर हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। इट क्लियर, इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया। अभी फिश के हम हैबिटेट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ये फिश देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली फिश सभी तरह के आपको हैबिटेट में देखने को मिलेंगी। ये फिश हमें फ्रेश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलेंगी, ये फिश हमें ब्रेकिश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलेंगी, और ये फिश हमें मरीन वाटर सोर्सेस में देखने को मिलेंगी। जबकि हमने कॉन्ड्रिकथीस के बारे में क्या देखा था, कॉन्ड्रिकथीस के बारे में हमने देखा था कि वो वाली फिश केवल सी में देखने को मिलती हैं या मरीन सोर्सेस में देखने को मिलती हैं। ये फिश के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये फिश आपको हर तरह के सराउंडिंग में देखने को मिलेंगी। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद अब हम इसकी रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। इनमें आपको लेटरल लाइन सिस्टम ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक सिंगल लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये इन फिश में काफी डेवलप होता है। अब उसके बाद इन फिश में भी जो टीथ होते हैं वो स्केल का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। इन फिश में जो वर्टिबल कॉलम है वो किसका देखने को मिलेगा, बोन का देखने को मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। कार्टिलेजिनस फिश में क्या देखने को मिल रहा था कि जो वर्टिबल कॉलम जो है कार्टिलेज के देखने को मिल रहा था। कुछ स्कॉलर लोग उसको जो है वर्टिबल कॉलम बोलते ही नहीं, क्योंकि वो कार्टिलेज का बना हुआ है, उसको वो नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे कार्टिलेजिनस फिश में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है थ्रू आउट लाइफ, जबकि इन फिश के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो किसके थ्रू रिप्लेस हो गया, वो वर्टिबल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो गया। इस तरह से बोलते हैं। अब इन फिश के अंदर आपको क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर है वो 10 पेयर देखने को मिलेगा। क्रेनियल नर्व कौन सी नर्व होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं। तो फिश के ब्रेन से जो भी नर्व निकल रही हैं उन नर्व को हम कौन सी नर्व के नाम से जानेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व। तो इन फिश के अंदर जो क्रेनियल नर्व होती हैं इनका जो नंबर है वो कितना दिखाई देगा आपको, 10 पेयर। क्रेनियल नर्व जो होता है ये क्लासिफिकेशन में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन में। तो इन फिश में क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना, 10 पेयर। अब उसके बाद इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी आपको कैसे देखने को मिलेंगे, न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा और इसके साथ ही साथ इसमें हीपेटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन, और इसके साथ साथ आपको रीनल पोर्टल वेन देखने को मिलेगी। तो फिश के अंदर आपको हीपेटिक पोर्टल वेन भी देखने को मिलती है और आपको रीनल पोर्टल वेन भी यहां पर देखने को मिलती है। इट बिकम क्लियर। अब उसके बाद इनमें सेक्स को लेके बात करते हैं। तो देखिए जितनी भी फिश होती हैं ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होती हैं। फिश कैसी होंगी,
तो फिश होंगी हमारी यूनिसेक्सुअल, मतलब कि मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। अब इनमें फर्टिलाइजेशन को लेके बात करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन यूजुअली आपको कहां देखने को मिलेगा? बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं ना। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये फिश आपको ओविपेरस देखने को मिलेंगे या फिर रेयरली आपको ये विविपेरस देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले फिश होते हैं। कुछ कुछ फिश यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिलेंगे? कुछ कुछ फिश आपको यहाँ पर ओविविपेरस देखने को मिलेंगे। ओविविपेरस किस तरह के एनिमल्स को बोलते हैं? ये बेसिकली अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद क्या करेंगे? ये अंडों को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। अब अंडों का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो किसके अंदर होगा? वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल को हम क्या बोलेंगे? ओविविपेरस के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम इसके एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। डेवलपमेंट फिश में डायरेक्ट होता है। फिश में ऐसा नहीं कि लार्वल कुछ और स्टेज कुछ और हो और एडल्ट में कोई आपको और स्टेज देखने को मिले, ऐसा फिश में देखने को नहीं मिलता है। अब हम इन फिश के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिक कैरेक्टर फिश के हो गए। फिश के बेसिक कैरेक्टर हो गए। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में पहले हम मरीन फिश को लेकर डिस्कस करेंगे। मरीन बॉनी फिश। First of all, we discuss about the marine bony fish. तो मरीन बॉनी फिश को लेकर डिस्कस करते हैं। मरीन बॉनी फिश में आता है हमारा हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस को हम कॉमन नेम जो है इसका वो है, इसे हम सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा इस फिश के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आपको हिप्पोकैम्पस दिख रही है। ये बड़ी यूनिक फिश है, बड़ी मिस्टेरियस फिश है। एल.एच. हाइमन करके बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा मिस्टेरियस फिश बोला था, हिप्पोकैम्पस को। अब ये फिश जो होती है ये बहुत ज्यादा डीप ओशियन में देखने को नहीं मिलती है। ये बेसिकली हमें पैसिफिक ओशियन में और हमारे इंडियन ओशियन में देखने को मिलती है। अब ये फिश का डिजाइन आप देखिए, बिल्कुल घोड़े की तरह डिजाइन दिख रहा है, इसका हॉर्स की तरह इसका डिजाइन दिख रहा है, और ये वर्टिकली स्विमिंग करती हैं। और इसीलिए इसका जो नाम है वो नाम क्या दिया गया है? सी हॉर्स नाम इसको दिया गया है। अब ये वाली जो फिश है ये ओविविविपेरस होती है। अब ये ओविविविपेरस कैसे होती है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। इस फिश के अंदर जो फीमेल होती हैं
वो अंडे देने का काम करती हैं। मतलब यहाँ पे फीमेल अंडे देंगी। अब फीमेल अंडे दे रही है यहाँ पर, बट फीमेल कहाँ अंडे देंगी? अब जरा देखो यहाँ पर जो मेल है, मेल की बॉडी में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं ब्रूड पाउच। अब मेल की बॉडी में आपको एक ब्रूड पाउच करके दिख रहा है, तो ये फीमेल जो हिप्पोकैम्पस होती है वो मेल हिप्पोकैम्पस के ब्रूड पाउच में अंडे देती है। अब अंडों का डेवलपमेंट किसके अंदर होगा? मेल की बॉडी के अंदर होगा। तो मेल की बॉडी के अंदर जो अंडे हैं, जो एग हैं, उनसे हैचिंग होगा, मतलब बच्चे बाहर निकलेंगे। बच्चों की केयर, जब तक बच्चे थोड़े बहुत मैच्योर नहीं हो जाते, वो कहाँ रहेंगे? मेल के ब्रूड पाउच में रहेंगे। फिर बाद में बच्चों को कौन बर्थ करेगा? वो मेल ही बर्थ करता है। तो यहां पर जो मेल होते हैं वो बच्चों को बर्थ करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरीली फीमेल ने क्या दिए? अंडे दिए। तो प्राइमरीली ये क्या हो गए? ओविपेरस हो गए। बाद में सेकेंडरीली मेल ने तो बच्चे पैदा किए, तो अंडे मेल की बॉडी में आए ना, बच्चों का डेवलपमेंट मेल की बॉडी में होगा, और मेल क्या करेंगे? चाइल्ड बर्थ करेंगे। तो सेकेंडरीली मेल क्या हो गए? विविपेरस हो गए यहां पर। और इस तरह से हमने जनरली इसको क्या बोल दिया कि ये एनिमल हमारा ओविविपेरस है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो देखिए, बड़ी मिस्टीरियस फिश है, देखने में भी मिस्टीरियस है और एक्टिविटी में भी मिस्टीरियस है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मरीन फिश का एग्जाम्पल है, जिसे हम एक्सोक्वाइटस के नाम से जानते हैं। एक्सोक्वाइटस का कॉमन नेम है फ्लाइंग फिश। इसका साइंटिफिक नेम एक्सोक्वाइटस और इसका कॉमन नेम फ्लाइंग फिश। तो इस एक्सोक्वाइटस के अंदर क्या है? इस एक्सोक्वाइटस के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसके जो वेंट्रल फिन होते हैं बॉडी के, इसके जो डॉर्सल फिन होते हैं, डॉर्सल फिन इस एक्सोक्वाइटस में काफी बड़े होते हैं। डॉर्सल फिन काफी बड़े हैं, तो उनकी वजह से ये हवा में करीबन जो है 400 मीटर ऊपर तक पानी की सरफेस से वो ग्लाइड कर सकते हैं। अब ग्लाइड क्यों करेगी? एक्चुअली इसमें क्या है कि पेक्टोरल फिन जो है वो काफी बड़े बड़े हैं फिश के अंदर। तो पेक्टोरल फिन की वजह से ये पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर एयर में ग्लाइड कर सकते हैं 400 मीटर ऊपर तक। ठीक है, अब ऐसा करेंगे क्यों? ये ऐसा जो है बेसिकली पानी की सरफेस के ऊपर उड़ते हुए इंसेक्ट को खाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमने दो मरीन फिश के एग्जांपल देख लिए। कौन कौन से एग्जांपल देख लिए? एक तो हिप्पोकैम्पस और दूसरा हमारा एक्सोक्वाइटस, मतलब कि फ्लाइंग फिश। इट बिकम क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेश वाटर फिशेस के। So now we discuss about फ्रेश वाटर फिशेस। और फ्रेश वाटर फिशेस में हम तीन फिश को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला है लेबियो, पूरा नाम है इसका लेबियो रोहिता, ये साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम है इसका रोहू फिश। अब रोहू फिश क्या है? देखो, लेबियो रोहिता, इसे रोहू फिश बोला। ये मोस्ट कॉमन इंडियन कार्प है। इंडियन कार्प मतलब कि फ्रेश, मोस्टली इंडिया के अंदर जो खाने वाली जो मछली है, बेसिकली वो कौन सी फिश है? वो हमारी जो है रोहू फिश है। ठीक है,
अब ये फिश शाकाहारी फिश होती है, हर्बीवोरस फिश होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। इसको ये खाने में भी डिलीशियस होती है ये फिश। और ये इंडिया में जो इनलैंड रीजन है, जो सी से काफी दूर है, वहां पर ये फिश इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इट बिकम क्लियर। तो लेवियो रोहिता समझ में आया आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट फिश है क्लेरियस फिश। क्लेरियस अब हम बात करेंगे क्लेरियस के बारे में। हिंदी में इसे मगर फिश के नाम से जानते हैं, या इसको हम मृगला फिश के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम जनरल लैंग्वेज में कैट फिश के नाम से जानते हैं। अब ये फिश लाइट ब्राउन कलर से लेकर ब्लैक कलर की फिश हो सकती है। मराठी में शायद इसको मंगूर फिश के नाम से जानते हैं, मंगूर या मागुर, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो ये फिश ब्लैक कलर की फिश होती है। इसकी बॉडी पे स्केल बहुत नहीं देखने को मिलते हैं। यह एक कार्निवोरस फिश है। ये पानी में प्रेजेंट सड़ा गला जो मीट होता है उसे खा जाती है, कीड़ों को खा जाती है, इंसेक्ट को खा लेती है, छोटी अदर फिशेस को खा लेती है फिश। ठीक है, तो इंडिया में भी ये फिश भी खाने वाली फिशों में ये बड़ी मेजर टाइप की फिश है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये भी एक फ्रेश वाटर फिश हो गई। एक तो हमने लेबियो पढ़ लिया, दूसरा हमने कौन सा पढ़ लिया, क्लेरिस पढ़ लिया। एक फिश और है जिसे कि हम कतला के नाम से जानते हैं। कतला फिश, इसका कॉमन नेम है कतला फिश। कॉमन नेम, सॉरी, साइंटिफिक नेम है इसका कतला कतला। तो ये भी इंडिया की मेजर कार्प है, मतलब इंडिया में खाए जाने वाली एक कॉमन फिश है। ये भी हर्बीवोरस होती है, फ्रेश वाटर सोर्सेस में देखने को मिलती है। ये भी खाने में काफी डिलीशियस होती है। कतला पॉपुलर फिश है, कतला फिश। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। तो हमने मरीन फिश पढ़ ली, हमने फ्रेश वाटर फिश पढ़ ली। अब कुछ फिश ऐसी हैं जिनको हम एक्वेरियम के अंदर यूज करते हैं, घरों में सजाने के लिए इन फिश का यूज किया जाता है। कुछ फिश ऐसी भी होती हैं, आपने देखा होगा कहीं पे किसी होटल में या किसी जो है हॉस्पिटल में आपने एक्वेरियम में कुछ बड़ी सुंदर सुंदर फिश को तैरते हुए देखा होगा। तो कुछ फिश ऐसी हैं बोनी फिश जिनको एक्वेरियम में यूज करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्वेरियम फिश। अब एक्वेरियम फिश में बात करें तो यहां पर दो बड़ी पॉपुलर फिश हैं। एक फिश है जिसे बोला जाता है बेटा, ये छोटी सी मछली होती है, लड़ने में बहुत माहिर होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई करती है आपस में, बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती है, एक दूसरे के फिर भी काट के खराब कर देती है, इतनी बहुत ज्यादा लड़ाई करती है। और जानवरों की लड़ाई हम लोगों का एक अम्यूजमेंट का सोर्स रहा है, आनंद का सोर्स रहा है हम लोगों का। मुर्गी की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई, मछली की लड़ाई, फिश की लड़ाई। ठीक है, तो इस फिश को हम फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं। also known as फाइटिंग फिश। बेटा को क्या बोला जाता है, फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया है ये आपको। एक्वेरियम फिश में एक फिश कौन सी, बेटा, और दूसरी है टेरोफाइला।
ये बहुत ही सुंदर फिश है, पर लड़ाई झगड़े नहीं करती ज्यादा, ये शांत स्वभाव की फिश होती है। तो अब देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए इसको एंजल फिश के नाम से जानते हैं, एंजल फिश। तो इस फिश का यूज एक्वेरियम में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा भी कई ढेर सारी मरीन फिश हैं जिन्हें खाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे पॉम्फ्रेट हो गया, और हमारा सार्डिन फिश हो गई, बॉम्बे डक हो गई, ये मरीन फिश जिनको खाने के लिए यूज किया जाता है। एनाबस करके हमारी एक फ्रेश वाटर फिश हो गई, इसको भी खाने के लिए यूज करते हैं। कुछ फिश ऐसी फिश होती हैं जो बोनी फिश हैं, पर उनमें गिल्स के साथ साथ लंग्स भी होते हैं, ऐसी फिश को हम लंग फिश के नाम से जानते हैं। और लंग फिश जो है ये हमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हमें साउथ अमेरिका के कुछ रीजन में देखने को मिलती हैं। ये क्लियर हो गया। तो लंग फिश ऐसी फिश है जो बेसिकली मार्सीलैंड एरिया में देखने को मिलेंगी। पानी है तो गिल से रेस्पिरेशन करती रहेंगी, अपना लाइफ सर्वाइव करेंगे। पानी खत्म हो गया तो ये जो लंग्स होते हैं उससे रेस्पिरेशन करती हैं, इस तरह से अपनी लाइफ को वो सरवाइव करती हैं। तो लंग फिश की जो कैटेगरी है इसे हम डिप्नोई के नाम से जानते हैं। और इन लंग फिश को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश एंड एम्फीबियंस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्पाइसेस एंड एम्फीबियन। तो आई होप डेट आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसे पूछिए, और मेरे लेक्चर सुनने के साथ साथ जो मैंने आप सबको एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं उन एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप पूछिए। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी सब्जेक्ट में कमांड प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश नहीं होगी। तो आपको कमांड अपनी सब्जेक्ट में मेंटेन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे अच्छी तरह से, आपको एनसीईआरटी को केयरफुली पढ़िए। जो नोट्स मैंने अपने पर्सनल आपको प्रोवाइड किए हैं, दूसरी कोचिंगों के नहीं, जो मैंने आपको पर्सनल अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स को केयरफुली रीड कीजिए। और फिर उसके बाद जो एमसीक्यू का मटेरियल आपको जो प्रोवाइड किया गया है मैंने, उस एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। उसमें भी सब टॉपिक के हिसाब से एमसीक्यू डिवाइडेड है, तो आप जो भी सब टॉपिक आपका कवर होता जाता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एमसीक्यू कवर करते जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।